Hello to all, please subscribe to the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 4th August of 2020 and it's a Tuesday today. चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं कि क्या कहते हैं, आप इस वीडियो को अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन पर जरूर दबा दें और इस वीडियो को जितना हो सके किसी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर करें। चलिए एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। पहला क्वेश्चन है, फ्लड ऑफ फायर जो बुक है, फ्लड ऑफ फायर, उसके ऑथर कौन है? फ्लड ऑफ फायर के ऑथर कौन है? आप कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, जो सीबीआई डायरेक्टर हैं वो लोकपाल बिल के बाद एक क्या कहते हैं, यूँ कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन लोकपाल बिल से पहले जो 2014 का लोकपाल बिल है उससे पहले सीबीआई डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किए जाते थे, ये आपको बताना है कि सीबीआई डायरेक्टर पहले कैसे अपॉइंट किए जाते थे 2014 से पहले। तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं कि जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है, कि वो किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है। इन तीन क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें अच्छा लगेगा कि हर कोई क्वेश्चन का जवाब देगा। चलिए आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखेंगे। पहली न्यूज़ आती है, राजस्थान कांग्रेस फैक्शंस इंचिंग टुवर्ड्स अ ट्रूस। इसमें बताया गया कि जो एमएलए और सचिन पायलट है उनका ऐसा कहा जा रहा है कि वो अटेंड करेंगे जो असेंबली सेशन चालू हो रहे हैं 14 अगस्त से। राजस्थान असेंबली सेशन जो चालू हो रहा है 14 अगस्त से, उसको अटेंड करने की बात की गई है कि वो लोग भी जो निकाले गए हैं एमएलए और के जो सचिन पायलट, वो लोग भी अटेंड कर सकते हैं असेंबली सेशन, ऐसे इसमें बात की गई है। और इसमें ये भी देखिए दिए कहा गया है एक न्यूज़ में, इसमें ये भी है एक सेक्शन कि गहलोत सीख सीबीआई रेड्स ऑन शेखावत। इसमें बताया गया कि राजस्थान सीएम ने कहा है, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा है कि मंडे को उन्होंने यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत पे कहा है कि उन पर सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो उनके ऊपर 900 करोड़ का जो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैम है वो उन्हीं के नाम पर है और वही कहते हैं जांच होकर उन पर एक्शन लेना चाहिए, ऐसी इसमें बात की गई है। इसमें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट आता है सीबीआई और ईडी, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन 247 या डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सीबीआई। सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पुलिस एजेंसी है, जो वर्क करती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करती है। ये एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ मिलकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत वर्क करती है। जो करप्शन ऑफिसर्स होते, करप्ट ऑफिसर्स होते, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए वर्क करती है। ये एक नोडल पुलिस एजेंसी इंडिया की जो जो बिहार इंटरपोल मेंबर कंट्रीज हैं उनके बिहाफ पे भी वर्क करती है सीबीआई। इसका कन्विक्शन रेट 65 to 70% है, काफ़ी अच्छा इसका कन्विक्शन रेट है और इसे वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी दुनिया में माना जाता है। इसके जो सीबीआई डायरेक्टर होते हैं वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा क्या कहते हैं वही पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्टर करते हैं। 2014 तक सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते थे डीएसपी एक्ट 1946 के द्वारा अपॉइंट किए जाते, लेकिन लोकपाल एक्ट जब पास हुआ उसके बाद से एक कमेटी अपॉइंट होती है, उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसमें और मेंबर होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जज, ये सब उसमें मेंबर होते हैं। होम मिनिस्टर एक लिस्ट भेजती है डीओपीटी को और डीओपीटी चेक करती है कि उसके ऊपर वो जो लिस्ट है उसमें जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर एंटी करप्शन केसेस तो नहीं चल रहे हैं। फिर उस लिस्ट को कमेटी को दिया जाता है, उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट होता है। जो सीबीआई डायरेक्टर होता है उसका 2 साल का टेन्योर होता है, उसको 2 साल की सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है सीवीसी एक्ट 2003 के द्वारा। चलिए ईडी को देख लेते हैं, ईडी क्या होता है। द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस का एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया। इकोनॉमिक क्राइम्स को के खिलाफ वर्क करने के लिए यूज़ होती है। ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। ये इसमें जो ऑफिसर हैं वो कई अलग ऑफिस एजेंसी से भी आते हैं, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस से, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से भी ऑफिसर्स आके ईडी में वर्क करते हैं। इसको पहले इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था 1 मई 1956 को, लेकिन फिर क्या कहते हैं जब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन हुआ, एक्ट हुआ 1947, उसके बाद 1957 में इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया। इसमें
कई मेंबर होते हैं, जैसे इसमें डायरेक्टर ऑल्सो ड्रॉस ऑफिसर फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका जो डायरेक्टर होता है वो कई और एजेंसी से भी ऑफिसर्स बुलाते हैं, जैसे कस्टम या सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस, डेप्यूटेशन ऑफिसर्स आते हैं। इसमें एक पीएमएलए कोर्ट होती है, वो पूरा डिसीजन लेती है। कोई भी डिसीजन अगर पीएमएलए कोर्ट में गया और उसमें फाइनल हो गया तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। तो क्या कहते हैं, इसकी ये क्वालिटी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, कट ग्रेट्यूटी पीरियड टू 1 ईयर। ऐसा पैनल ने कहा है, क्या कहते हैं कि ग्रेट्यूटी पीरियड को कम किया जाए, जो पहले 5 साल था उसे अब 1 ईयर कर देना चाहिए। ग्रेट्यूटी माने होता क्या है? ग्रेट्यूटी माने पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। Gratuity is a monetary benefit provided by the employer to the employees for the service rendered by him during the period of employment। कि जैसे कोई आप कंपनी में वर्क करें, आप एम्प्लॉय हैं, एक एम्प्लॉयर है आपका बॉस कहते हैं, या जो चीफ होगा उस कंपनी का वो है। अगर आप उस पहले था कि अगर आप 5 साल तक किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो उसके बाद आपका ग्रेट्युइटी चालू हो जाता है। उसके बाद अगर आप छोड़ेंगे, जैसे जॉब आपने रिज़ाइन किया या क्या कहते हैं आपको हटा दिया गया, तो आपको कुछ परसेंट, 20% या 30% आपकी जो सैलरी का होता है अमाउंट, वो उतने सालों का आपको दिया जाता है। ये ग्रेट्युइटी पीरियड था 5 साल का। 5 साल का उसे ही अब कहा जा रहा है कि 1 साल का कर देना चाहिए, ऐसा बात हो रही है। उसके बारे में ये बताया गया। इसमें कहा गया मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ सर्विस जो प्रोवाइड होती थी organization is mandatory for availing the benefit of gratuity कि the payment of gratuity एक्ट 1972 जो पास हुआ उसमें मैंडेटरी कर दिया गया कि एम्प्लॉयर्स टू पे देयर एम्प्लॉयज ग्रेट्युटी एट द टाइम ऑफ क्विटिंग प्रोवाइडिंग सर्टेन कंडीशन वर मेट। कि अगर कुछ कंडीशन थी उसके बाद क्या कहते हैं जब वो छोड़े जॉब तो उनको कुछ ग्रेट्युटी मिलनी चाहिए, कुछ अमाउंट उनकी सैलरी का मिलना चाहिए, जिससे इन फ्यूचर उनको दिक्कत ना हो। इसलिए ये किया गया। चलिए हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में कहा गया कि द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर ने कहा है कि लेटेस्ट रिपोर्ट में उसने रिकमेंड किया है जो एलिजिबल पीरियड होता है ग्रेट्युटी पेबल के लिए, उसका एम्प्लॉय के लिए कम कर देना चाहिए, उसे 5 साल से 1 साल कर देना चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। इसमें यह भी कहा गया द कमिटी मेड दिस रिकमेंडेशन इन इट्स रिपोर्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड। ये उनका रिकमेंडेशन सोशल सिक्योरिटी कोड पर दिया गया था, इनका रिकमेंडेशन था। इसमें यह भी कहा गया दैट committee desired that the time limit of 5 years as provided for in code for payment of gratuity be reduced to continuous service for 1 year। क्या कहते हैं कोड ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी जो है उसके तहत क्या कहते हैं जो 5 साल का था वो 1 साल करके सर्विस के कहते हैं ग्रेट्युटी प्रोवाइड करनी चाहिए। जो ग्रेट्युटी है होती है ये सबको मिलनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो या सीजनल वर्कर्स हो या पीस रेट वर्कर्स हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज या डेली मंथ वेज वर्कर्स, सबको ये डेली वो क्या कहते हैं ग्रेट्युटी प्रोवाइड होनी चाहिए, ऐसे इसमें भी ये भी रिकमेंड किया गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती स्पेस एक्स विद नासा क्रूज बैक होम। जो स्पेस एक्स था उसको कहते हैं वापस बुला लिया गया है, उससे जो मेंबर्स गए थे स्पेस एक्स से उनको वापस ले आया गया है। इसमें वही बात की गई है। इसमें कहा गया है जो टेस्ट पायलट्स डॉग हर्ले और क्या कहते हैं बॉब बैंकम गए थे, वो क्या कहते हैं स्पेस एक्स से कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो वापस आ गए और काफ़ी तेज़ी से आए। वो लेस देन अ डे कहते हैं 24 घंटे के अंदर ही वापस आ गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस अर्थ पर आ गए। इसमें यही बात की गई। इसमें इंपॉर्टेंट आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसे हम लोग देख लेते हैं अलग से। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन होता है, हैबिटेबल आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो अर्थ ऑर्बिट के लो में क्या कहते होती है। आईएसएस प्रोग्राम जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम है, ये मल्टी नेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसमें 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसी है। नासा है क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट की, और कहते हैं रोस्कोमोस है रशिया की, जाक्सा है जापान की, ईएसए है यूरोप की, सीएसए है कनाडा की। ये सब 5 जो है ये पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसी, ये सब मिलकर इस इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी जो स्टेशन है उसको कंट्रीब्यूट करती है। जो ओनरशिप और यूज ऑफ स्पेस स्टेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स है उसके तहत इसमें कहते हैं एक्शन लिया जाता है, इसकी ओनरशिप देखी जाती है। इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट इन स्पेस एंड द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट रेगुलरली विजिबल टू द नेकेड आई फ्रॉम अर्थ। क्या कहते हैं कि नेकेड क्या कहते हैं आराम से आंखों से भी देखे जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट सैटेलाइट है कोई अर्थ ऑर्बिट में, जो लो अर्थ ऑर्बिट में हो इतनी बड़ी। अब देखते हैं इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च ओन स्पेस स्टेशन बाय 2030। कि ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक इंडिया भी अपना एक
स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देगा। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे ही इंडिया भी अपना एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात हो रही है। इसमें कहा गया है कि इंडियन स्पेस स्टेशन जो होगा वो काफ़ी छोटा होगा, जिसका मास 20 टन होगा। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उनको देख कर बनाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें कहा गया कि इट विल ऑर्बिट अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर। वो जो 400 किलोमीटर का एल्टीट्यूड उसमें वो रिवॉल्व करेगा। इसरो इज़ वर्किंग ऑन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेस डेक्स। ये टेक्नोलॉजी है दैट इज़ क्रूशल फॉर मेकिंग द स्पेस स्टेशन फंक्शन। जो स्पेस स्टेशन होगा उसको फंक्शनल करने के लिए इसरो वर्क कर रही है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? इससे सिग्निफिकेंस होगा कि स्पेस स्टेशन इज एसेंशियल फॉर कलेक्टिंग मीनिंगफुल साइंस डाटा। कि मीनिंगफुल साइंस डाटा कलेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा, कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, कि और भी कई साइंटिफिक स्टडी प्रोवाइड के लिए ये स्पेस स्टेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे गगनयान था, जो ह्यूमंस एंड एक्सपेरिमेंट इन माइक्रोग्रेविटी फॉर फ्यू डेज ओनली। जो गगनयान था वो कुछ दिन के लिए सिर्फ ह्यूमंस और एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे हेल्पफुल हो सकता था। जो ईच क्रू मेंबर स्टेट्स अबोर्ड द स्टेशन फॉर मंथ्स वीक्स और बट नियरली मोर देन ए ईयर। कोई भी स्टेशन में रुक सकता है, लेकिन कुछ महीने या कुछ हफ्ते ही रुक सकता है, कोई साल भर के तक नहीं रुक सकता है स्पेस स्टेशन में। स्पेस स्टेशन आर यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। ये जो लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट होती है उनको स्टडी करने के लिए, उसके इफेक्ट को स्टडी करने के लिए ये होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है रिकवर कंपनसेशन फ्रॉम ऑफेंडिंग फैक्ट्रीज। क्या कहते हैं, इंजीनियर डायरेक्ट किया अथॉरिटीज़ को कि वो विजिलेंट रहे और जो ऑफेंडिंग फैक्ट्रीज है उनसे कंपनसेशन लिया जाए। इसमें बात की गई। इसमें इंपॉर्टेंट आता है एनजीटी। हम लोग उसे अलग से देख लेते हैं। एनजीटी स्टैब्लिश किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट द्वारा एक इन्वायरमेंटल कोर्ट होती है जो डिसीजन लेती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पर। इसके जुडिशियल पावर है, वो सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स पर डिसीजन लेते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर वर्क करती है और ये किसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर बाउंड नहीं होती। इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें एक चेयरपर्सन आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर अपॉइंट करने के लिए, और एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर या एक्सपर्ट मेंबर अपॉइंट किए जा सकते हैं। इसके जो वो कहते हैं जुडिशियल लॉज है, जो 7 लॉज हैं जिनके अंदर ये वर्क आता है, ये है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इन 7 लॉज के अंदर ये वर्क करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब आता है आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल में क्या कहते हैं, 3 एडिटोरियल पूरा जम्मू कश्मीर के ऊपर, उनके रीऑर्गेनाइजेशन पे। जो हम देखे रहे कि 5 अगस्त से, जो 5 अगस्त पिछले साल था 370 हटा था, 350 35A हटा था, तो उसी के बारे में पूरा बताया गया है कि कैसे वहाँ पे चेंजेस चल रहे हैं, कैसे वहाँ पे कंडीशन है, उसके बारे में बताया गया इन 3 एडिटोरियल को। एक ये हो गया, ये हो गया आईआर आर्टिकल 370, और एक ये चेंज दैट हिट फेडरलिज्म इंक्लूजन। ये 3 एडिटोरियल जम्मू कश्मीर के ऊपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एडिटोरियल, इस एडिटोरियल में दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर कैन रिटर्न टू नॉर्मलसी ओनली विद फुल स्टेटहुड एंड रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर नॉर्मल तभी हो सकता है जब वो पूरी तरह से स्टेटहुड में हो, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर अभी जेल जैसी कंडीशन में है उनको छोड़ दिया जाए, तभी वो पूरी तरह से नॉर्मल हो सकता है। तब तक नॉर्मल नहीं हो सकता जब तक पूरे सब लोग कहते हैं उसके लिए वर्क ना करें, और कहते हैं एक जेल तरह का वहाँ ना हो, तभी नॉर्मल कंडीशन हो सकती है। इसमें कहा गया है कि एटलीस्ट लगभग डोजन ऑफ पॉलिटिशियन जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो डिटेंशन में हैं, और क्या कहते हैं वो साल भर से डिटेंशन में है। 5 अगस्त 2019 से उनको डिटेंशन मिल गया था। जैसे जो पीडीपी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके प्रेसिडेंट या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो महबूबा मुफ्ती, उनका डिटेंशन क्या कहते हैं एक्सटेंड कर दिया गया, और 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया। ऐसे इसमें बात की गई है। इसमें कहा गया कि और भी कई लोगों को क्या कहते हैं रिस्ट्रेन किया गया है कश्मीर में, कि जो एक यूनियन टेरिटरी है क्या कहते हैं दिल्ली के अंदर। ये जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के द्वारा किया गया। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। इसमें भी कहा गया 16 ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं और 8 पीडीपी लीडर्स भी हैं
जो क्या कहते हैं हाउस अरेस्ट है, जो कई पार्टीज के मेंबर्स हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी हैं और चीफ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट शाह फैसल एंड अवामी इत्तेहाद पार्टी लीडर इंजीनियर राशिद, ये सब डिटेंशन में इस वक्त वहाँ पे। और सबको डिटेंशन में इसीलिए रखा गया है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, क्योंकि वो अगर वो कोई एक्शन ना लेने लगे कि दंगा ना बढ़ाए वहाँ पे, तो इसलिए ऐसा किया गया। इसमें ये भी कहा गया था 2019 जो मूव था भारतीय जनता पार्टी को, काफ़ी अच्छा मूव था हिंदू पोजीशन को लाने के लिए, लेकिन एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करने के जम्मू कश्मीर को। लेकिन तब भी अभी भी वहाँ पर कंडीशन वो पूरी तरह से सही नहीं कर पाए, ऐसे इसमें बात की गई। इसमें यह भी कहा गया था स्पिरिट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म हैज़ बीन वीकेंड, कि जो इंडियन फेडरलिज्म की स्पिरिट होती है उसको कहते हैं ख़त्म कर दिया गया है, बहुत तरह वीक कर दिया गया है, क्योंकि इतने लीडर डिटेंशन में हैं और क्या कहते हैं उनको कोई रिपोर्ट नहीं है कि वो क्या उनका चल रहा है वहाँ पे, कैसे उनको रख हो रहा है उनके साथ, ये कुछ कहते हैं किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। क्योंकि डिटेंशन में है तो सिर्फ गवर्नमेंट को पता है जिसने डिटेन किया है, उसी को पता है कि वो किस कंडीशन में उनको रखा गया है। इसमें ये भी कहा गया देयर आर टू स्टेप द सेंटर कैन टेक टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन विद द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, कि दो ही स्टेप हैं कि वो सेंटर बात कर सकती है वहाँ के जम्मू कश्मीर पीपल से। अगर वो एक है कि रिलीज और पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं वहाँ पे, उनको जो पॉलिटिकल प्रिजनर जो पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स हैं मेंबर्स हैं उनको छोड़ दिया जाए। ये दूसरी कंडीशन रिस्टोरेड स्टेटहुड, कि उसकी स्टेटहुड को रिस्टोर कर दिया जाए। ये दोनों स्टेप बहुत ज़्यादा हैं और हीलिंग प्रोग्रेस है, हीलिंग और प्रोग्रेस है जम्मू कश्मीर के ऊपर, दोनों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगला एडिटोरियल आता है आई आर इन ऑन आर्टिकल 317 कश्मीर मिथ मेकिंग। जो कश्मीर की मिथ थी कश्मीर के ऊपर, उसको पूरी तरह से मिथ बनाने के लिए कैसे हुआ ये पूरा साल, इसके बारे में ये पूरा बताया गया। इसमें बताया गया कि जैसे इस आर्टिकल 370 हटा उसके बाद क्या कंडीशन थी वहाँ पे, कैसे धीरे धीरे वहाँ कंडीशन और वीकेंड हुई, वहाँ की कंडीशन लोग कितने दिक्कत में हैं। वहाँ पे अभी भी इंटरनेट सर्विसेज नहीं है ना, वहाँ तो 2G चल रहा है और वो कभी कभी चलता है कभी कभी नहीं चलता है। या हम लोग तो 4G यूज़ कर रहे हैं, वहाँ तो अभी 2G सही से नहीं चल रहा है। तो वहाँ पे कई दिक्कतें हैं, ऐसी कई दिक्कतें हैं वहाँ पे। तो इसमें ये भी कहा गया वाल द लॉन्ग स्टैंडिंग आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के, जो भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था कि वो आर्टिकल 370 हटाना उनका काफ़ी हेल्पफुल भी था लोगों के लिए और काफ़ी अच्छा स्टेप भी था। इसमें भी कहा गया जम्मू कश्मीर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हैज़ बीन डूइंग मच बेटर देन मोस्ट अदर इंडियन स्टेट। ये जम्मू एंड कश्मीर हमेशा से ही क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा स्टेट रहा है और काफ़ी और जो स्टेट्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा उसका रिएक्शन वहाँ पे रहा है। द एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर जो है वहाँ पे जम्मू कश्मीर वो काफ़ी अभी इम्प्रूव उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। अगर कहते हैं अभी कोरोना भी आ गया तो इसके कारण भी वहाँ इम्प्रूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं है हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर। वहाँ पे भी अभी एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह से नहीं क्या कहते हैं सही हो पाया। वहाँ पे लोग जो कॉलेजेस हैं उनकी स्टडी रोक दी गई थी, कई दिनों तक स्टडी रुकी थी, फिर बहुत देर में उनके सेमेस्टर चालू हुए, तो ऐसे बहुत दिक्कतें आई उन लोग। इसमें यह भी कहा गया इन एनी केस आर्टिकल 370 और 35A डिड नॉट स्टार्ट द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, इफ एनीथिंग दे प्लेड अ रोल इन कंटेनिंग इट। ये जो आर्टिकल 370 और 35A है इन्होंने स्टार्ट नहीं किया कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने सिर्फ एक रोल प्ले किया इसको बढ़ावा देने के लिए। ये तो उसको ख़त्म करना चाहते लेकिन लोगों की अलग भावनाओं के कारण ये बढ़ गया इसके ऊपर प्रोटेस्ट। तो इसमें यही बात की गई, इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई कि ये पूरी तरह से एक मिथ बना दिया है कश्मीर को, कि वहाँ पे आर्टिकल 370 ख़त्म तो हो गया लेकिन अभी भी वहाँ के लोग उतने खुल के नहीं रह पा रहे जितना खुल के रहना चाहिए था। उसमें बारे में इसमें कहा गया कि नो मैटर कश्मीर वॉज इजली इंडियाज मोस्ट सेक्युलराइज्ड स्टेट विद वेरियस सेंट्रल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज अंडरमाइनिंग, कि कई वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी इंडिया के लिए वर्क भी करते हैं। लेकिन अब इसके बाद से जब आर्टिकल 370 और 35A हटा उसके बाद से वहाँ पे कंडीशन वहाँ पे भी उतनी अच्छी नहीं रही है और धीरे धीरे हर जगह गड़बड़ी होती जा रही है। इसमें बात की गई। अगला एडिटोरियल आता है चेंज दैट हेट फेडरलिज्म इंक्लूजन। इसमें भी वही कहा गया द आइडिया दैट आर्टिकल 370 वीकेंड द इंडियन यूनियन इज इनॉर्मस एंड अगेंस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये पूरी तरह से वीकेंड करता है, ऐसा इसमें कहा गया है फेडरलिज्म को। इसमें कहा गया कि जैसे हमने देखा आर्टिकल 370 दैट ब्रॉडली डिफाइन जम्मू कश्मीर रिलेशनशिप द रेस्ट ऑफ इंडिया, कि जम्मू एंड कश्मीर के जो रिलेशनशिप बताता है रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ, उसके बारे में उनको ख़त्म कर दिया। इसमें यह भी कहा गया है कि जैसे हमने देखा है कि जो सेंटर वो कहते हैं वहाँ पे
डिटेंशन किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को, तो इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब उन लोगों के ऊपर डेमोक्रेटिक राइट्स हैं कि कोई भी बोल सकता है, कोई भी अपना क्या कहते हैं एक्सप्रेशन दिखा सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो उन लोगों को अगर डिटेंशन कर सकते हैं तो नॉर्मल इंसान अगर बोलेगा तो उसके ऊपर कैसे एक्शन लिया जाएगा, इसके बारे में ये क्वेश्चन राइज होता है। हाउ कुड ऑर्डिनरी पीपल इवन थिंक ऑफ एंजॉइंग, कि ऑर्डिनरी पीपल कैसे मान भी सकते हैं कि उनकी डेमोक्रेटिक राइट सिक्योर हैं और कहते हैं उन्हें मिलेगी, ऐसा कैसे मान सकते हैं जब किसी पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स को डिटेन कर देते हैं अगर उनकी बात कहने पे उनके, तो कहते हैं नॉर्मल इंसान कैसे अपनी डेमोक्रेटिक राइट एंजॉय कर सकता है। ये क्वेश्चन इसमें अराइज होता है इस एडिटोरियल में। इसमें कहा गया कि द टू कोर आइडियाज दैट ही कॉन्स्टेंटली एडवोकेटेड वर कि पीस हो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में, कहते हैं सब कहते हैं डेमोक्रेटिक राइट एंजॉय कर सकें, तो ये दो मेन कोर आइडियाज थे वहाँ के ये हटाने के। जो लास्ट 7 डिकेड है जम्मू कश्मीर वो पूरी तरह से क्लियर थे। 1990 के बाद बहुत ज़्यादा कंडीशन उतने ख़राब नहीं हुई। It was also realized that respect for human rights should be a key component of the Kashmir policy, as this and upholding nation states go hand in hand. कि डेमोक्रेटिक राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स है, कश्मीर पॉलिसी में एक फैक्टर होना चाहिए, एक मेन कंपोनेंट होना चाहिए, क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स वहाँ पे, क्योंकि तभी नेशन इंटरेस्ट को बढ़ावा हैंड टू हैंड मिल पाएगा, कहते हैं वो भी हेल्प कर पाएंगे कश्मीर पीपल्स। तो इसमें बात की गई, लास्ट में इसमें कहा गया कि sadly the decision of August 5 by the Indian Parliament has left everyone dissatisfied in Jammu Kashmir, including the people of Kargil within the separated Ladakh. It has only compounded a divide between Jammu and Kashmir and the rest of the country that we, as a political class in Jammu and Kashmir, had been actually trying to bridge for several decades and at great risk to our lives. इसमें कहा गया कि डिसीजन जो 5 अगस्त को डिसीजन था वो इंडियन पार्लियामेंट का, वो उसने सबको डिससेटिस्फाई किया है, जम्मू कश्मीर को भी और वहाँ के लोगों को भी और कारगिल के लोगों को भी डिससेटिस्फाई किया, जो लद्दाख का सेपरेटेड एरिया है उसको क्या कहते हैं पूरा डिससेटिस्फाई किया, क्योंकि कि कब सालों से ऐसा चला आ रहा है कि वहाँ पे लोग अपनी राइट्स एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसके बाद से अब लोग इतनी खुल के राइट्स एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग डिटेन्ड हैं और क्या कहते हैं वहाँ इतनी आर्मी लगी है, तो इतनी अच्छी राइट वहाँ पे नहीं मिल पा रही। चलिए अगली एडिटोरियल देखते हैं। टॉक्सिक ड्रिंक, ये पूरा एडिटोरियल हुज के ऊपर है, जो अल्कोहल वाला चलता रहता है, लिक्विड ट्रेजेडीज जो होती रहती है कि शराब पीने से इतने लोग मर गए, तो उसके बारे में ये पूरा बात की गई। इसमें कहा गया था स्टोरेज ऑफ इलिसिट लिक्विड हैज स्ट्रक दिस टाइम इन पंजाब, लगभग 100 से ज़्यादा लोग मरे और मैनी आर क्रिपल्ड, बहुत लोग इंजर्ड हैं, बहुत लोगों को दिक्कतें हो गई हैं। तो इसमें वही बात की गई, जो विक्टिम्स हैं वो अमृतसर, तरन तारण, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये भी कहा गया थी एक्साइज एंड लॉ ऑर्डर इन सबको ये डैमेज करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आता है हुच, ये जो ह्यूज लिखा है, हुच हुच होता क्या है, हुच को हम लोग अलग से देखते हैं। हुच अल्कोहल जो होता है, अल्कोहलिक बेवरेज आर मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगरी एंड स्टार्ची सब्सटेंस, जो शुगरी और स्टार्ची सब्सटेंस होता है उससे अल्कोहल बनाया जाता है, वो क्या कहते हैं वही चीज़ उनको डिस्टिलेट करके अल्कोहल का कंसनट्रेशन बढ़ाया जाता है। द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन दैम इज एथाइल अल्कोहल एथेनॉल, जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो एथाइल अल्कोहल या इथेनॉल होता है। और जो इलिसिट लिक्वर होता है हुच, जिसे हुच कहा जाता है, इलिसिट लिक्वर, एनी अल्कोहलिक बेवरेज मेड अंडर अनलाइसेंस कंडीशंस कॉल्ड इलिसिट लिक्वर, जो कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज होता है वो क्या कहते हैं अनलाइसेंस वे में, लाइसेंस वे में ना ही बनाया जाए तो उसे इलिसिट लिक्वर कहा जाता है या हुच। यूजुअली सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूजेस उसके स्पाइक्ड विद अदर केमिकल्स, की जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो कई केमिकल साथ मिलके बनाया जाता है। जो टर्म है हुच वो पॉपुलर स्लैंग फॉर इलिसिट लिकर, जो ये अनलाइसेंस लिकर होता है उसके लिए मेनली यूज़ किया जाता है ये वर्ड हुच। ये कहते हैं हुचिनो इंडियंस जो अलास्का के थे उनके नाम पे ये हुच रखा गया है। ये पॉइजनस कैसे होता है ये देख लेते हैं। जो अंडर अनरेगुलेटेड कंडीशन मेथनॉल और मेथिल अल्कोहल कैन बी प्रोड्यूस विद द डिजायर्ड एथेनॉल, कहते हैं जो अनरेगुलेटेड जो कंडीशन होती है मेथनॉल या मेथिलॉल प्रोड्यूस होता है किसी भी डिजायर्ड एथेनॉल से, उसी के द्वारा ये हार्मफुल हो जाता है। मिथाइल ऑर्गन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, अगर 10 ml भी यूज़ किया जाए तो वो ब्लाइंडनेस कर सकता है, और 30 ml अगर पाया गया तो वो डेथ भी हो सकती है, 10 से 30 घंटे के अंदर आपकी डेथ हो सकती है। वो लेकिन एथिल अल्कोहल की तरह ही टेस्ट में होता है और स्मेल भी उसकी तरह एथिल अल्कोहल की तरह ही होता है।
इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? एथिल अल्कोहल और फेमिजोल आर यूज एज एंटीडोट्स। ये जो एथिल अल्कोहल होता है और फोमिपिजोल होता है, आप क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला बताएं कमेंट सेक्शन में। एथिल अल्कोहल का फोमिजोल क्या होता है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या होता है। ये दोनों चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला बताएं। ये हेल्पफुल हो सकता है मेथिल अल्कोहल को ख़त्म करने के लिए, एज वो कहते सो दैट इट पास थ्रू यूरिन, जिससे वो जो मेटलाइजिंग हो एथिल अल्कोहल की वो यूरिन के द्वारा निकल जाए। एडवांस ट्रीटमेंट रिक्वायर्स हेमोडायलिसिस टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम। ये कहते हैं आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है हेमोडायलिसिस क्या होता है। इससे ही कहते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, ये हूच पीने से वो हटाया जा सकता है ब्लड से हमारे। चलिए अगली न्यूज़ आती है मनरेगा रनिंग आउट ऑफ फंड्स। की मनरेगा इस वक्त पूरी तरह से फंड के बाद चल रहे हैं। 50% एलोकेशन ऑलरेडी यूज है। जो 50% एलोकेशन था ये मनरेगा वर्क का, वो हमेशा पहले ही खत्म हो चुका है, साल खत्म होने से पहले ही खत्म हो चुका है। इसमें कहा गया है कि लगभग 48,500 करोड़, जो 1 लाख करोड़ का था, वो यूज़ करा जा चुका है, स्पेंड हो चुका है मनरेगा वर्कर्स के ऊपर। और कुछ लोग तो अभी भी 100 दिन का जो वर्क होता था वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए लोग दिक्कत में हैं मनरेगा के। इस पर इम्पोर्टेंट आता है मनरेगा। हम लोग मनरेगा को देख लेते हैं अलग से। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट पास हुआ था 7 सितंबर 2005 में। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी इंडिया में लाने के लिए ये चालू किया गया था। ये हर डिस्ट्रिक्ट इंडिया की क्या कहते हैं कवर्स करता है, और लगभग जो 100% अर्बन पॉपुलेशन है वहाँ पे ये कवर नहीं करता है। इसकी हिस्ट्री क्या है मनरेगा की? ये स्टार्ट किया गया था 1991 में। कि पीवी नरसिम्हा राव ने गवर्नमेंट से कहा था कि एक पायलट स्कीम चालू करने के लिए, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए रूरल एरिया में। इसके मेन गोल थे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चर लेबर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनहेंस फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये ये स्कीम है, ये एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम भी की तरह भी यूज़ करती है। मनरेगा ऑल्सो मर्जेस विद द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन अर्ली 2000s में। ये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के लिए वर्क किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, कि 100 दिन का घर वर्क प्रोवाइड करना, गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, जो अनस्किल्ड लेबर है उनको, इंक्रीज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिक्रीज मिग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, सो कम करना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप शेयर करना चाहें उसमें शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक